जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इंडियन आर्मी में इंडक्ट किए गए हाईटेक रोबोट्स को भेज दिया गया है फ्रंट लाइन पर। इंडियन एयरफोर्स में 2 महत्वपूर्ण नियुक्ति। अब इंडियन एयरफोर्स के सभी फाइटर्स में है नेटवर्क टारगेट कैपेबिलिटी। यूएस का दावा कि डिफेंस के मामले में वे रशिया की तुलना में ज़्यादा बेटर वैल्यू दे सकते हैं भारत को। और इंडियन नेवी जल्दी इंडक्ट करने जा रही है एडवांस एंटी ड्रोन शेल्स। द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी की सर्विस में इंडक्ट किए गए रोबोटिक डॉग्स को अब फ्रंट लाइन यूनिट्स पर भेज दिया गया है और जहां वे पूरी तरह से फंक्शनल भी हैं। इंडियन आर्मी ने पिछले साल सितंबर में इस तरह के 100 रोबोट्स के लिए ऑर्डर्स प्लेस किए थे और जिसमें से 25 रोबोट्स का पहला बैच इस वर्ष जून में इंडियन आर्मी को डिलीवर किया गया। इन रोबोट्स को स्मॉल आर्म्स से इक्विप करके इनका इस्तेमाल एक्चुअल एनकाउंटर में भी किया जा सकता है और जो इंडियन आर्मी के ट्रूप्स हैं वो एक सेफ डिस्टेंस पर रहते हुए ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। और जबकि ये जो रोबोट्स हैं ये फ्रंट लाइन पोजीशंस पर तैनात सोल्जर्स के लिए स्मॉल सप्लाईज को भी कैरी करने में सक्षम है। इन रोबोट्स को हाई रेजोल्यूशन के सर्विलेंस इक्विपमेंट, एडवांस सेंसर्स और यहाँ तक कि रात के समय ऑपरेट करने के लिए थर्मल इमेजिंग कैमरा से भी इक्विप्ड किया गया है। और जबकि चीन ने भी अपनी सर्विस में इस तरह के रोबोट्स को पहले इंडक्ट कर लिया है और हाल ही के समय में मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान चीन ने अपने इन रोबोट्स को प्रदर्शित भी किया था। आज 1 सितंबर से एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने इंडियन एयरफोर्स के नए डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ यानी कि DCAS का कार्यभार संभाल लिया है। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह 13 जून 1987 में इंडियन एयरफोर्स के फाइटर स्ट्रीम में कमीशन हुए थे और वे कैटेगरी A के क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर भी हैं और उनके पास 4500 आवर्स से अधिक का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। इन्होंने अपने मिलिट्री करियर के दौरान फाइटर स्क्वाड्रन, रडार स्टेशन, प्रीमियर फाइटर बेस इन सभी को कमांड किया है और ये जम्मू कश्मीर में एयर ऑफिसर कमांडिंग भी रह चुके हैं। और जबकि आज 1 सितंबर को एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने इंडियन एयरफोर्स की सेंट्रल एयर कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का कार्यभार संभाला है। और जो एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित हैं वे 6 दिसंबर 1986 में इंडियन एयरफोर्स के फाइटर स्ट्रीम में कमीशन हुए थे और वे एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट होने के साथ साथ क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर भी हैं और उनके पास 3300 आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। और इन्होंने इंडियन एयरफोर्स की इन्वेंटरी में मौजूद कई अलग अलग वैरायटी के एयरक्राफ्ट को उड़ाया है और अपने 37 ईयर्स के मिलिट्री करियर के दौरान इन्होंने कई सारी महत्वपूर्ण पोस्ट को हेड किया। अभी हाल ही में भारत शक्ति ने बेंगलोर में स्थित इंडियन एयरफोर्स के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के कमांडेंट के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू कंडक्ट किया था और इस इंटरव्यू के माध्यम से ये जानने को मिला है कि कैसे इंडियन एयरफोर्स का जो ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, जिसे आप इंडियन एयरफोर्स के फायर पावर के पीछे की फोर्स कह सकते हैं, जिसका काम है इंडियन एयरफोर्स के सभी एविएशन प्लेटफॉर्म्स के सॉफ्टवेयर को डेवलप करना और उन्हें समय समय पर अपग्रेड करते रहना। फिर चाहे वो एयरफोर्स की वेपन सिस्टम्स के सॉफ्टवेयर हो या एयरक्राफ्ट के कॉकपिट के सॉफ्टवेयर हो, एयरफोर्स के सभी एविएशन प्लेटफॉर्म्स के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो कार्य है वो एयरफोर्स की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट करती है। और इसी इंटरव्यू के दौरान इंस्टीट्यूट के कमांडेंट की तरफ से बताया गया कि कैसे इस इंस्टीट्यूट ने 2010 से अभी तक एयरफोर्स के सुखोई Su-30 MKI फाइटर्स में करीब 31 सिस्टम्स को इंटीग्रेट किया है और वो भी बिना OEMs और HAL पर निर्भर हुए। और इतना ही नहीं बल्कि Su-30 के लिए DRDO वर्तमान समय में करीब 16 से 18 वेपन्स को बना रही है और वो सारे वेपन्स का जो इंटीग्रेशन है वो इसी इंस्टीट्यूट में होगा। यानी कि अभी कुछ दिनों पहले जो गौरव ग्लाइड बॉम्ब को टेस्ट किया गया था तो सुखोई फाइटर्स में उस बॉम्ब का इंटीग्रेशन इसी इंस्टीट्यूट में हुआ है। इस इंटरव्यू के दौरान एयरफोर्स ऑफिशियल की तरफ से भी बताया गया कि कैसे भारत के अपने खुद के स्वदेशी फाइटर तेजस में अब नेटवर्क टारगेट कैपेबिलिटी भी है। यानी कि मान लीजिए अगर किसी एक टारगेट को हिट करना है तो LC तेजस उस टारगेट को डिटेक्ट करके उसकी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे तेजस पर ट्रांसफर करता है और वो जो दूसरा तेजस है फिर वो बिल्कुल साइलेंटली उस टारगेट को हिट करता है। और ये नेटवर्क टारगेट कैपेबिलिटी या यूं कहें कोऑपरेटिव एंगेजमेंट कैपेबिलिटी ये एयरफोर्स के तेजस फाइटर के साथ साथ लगभग अब सभी फाइटर एयरक्राफ्ट में है। और एयरफोर्स का जो SDI यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है ये न केवल आत्मनिर्भरता में एक बहुत बड़ा योगदान दे रहा है बल्कि इसके साथ साथ ये इंपोर्ट पर से निर्भरता को खत्म करके हमारे मिलियंस ऑफ डॉलर्स को सेव भी कर रहा है। और ये पूरा इंटरव्यू आप भारत शक्ति के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अमेरिका के डेप्यूटी NSA का मानना है कि डिफेंस और एनर्जी के मामले में जो अमेरिका है वो रशिया की तुलना में भारत को ज़्यादा बेटर वैल्यू ऑफर कर सकता है। और इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के डेप्यूटी NSA जिनका नाम है दलीप सिंह तो वे अगले सप्ताह भारत की विजिट पर होंगे और उनके इस विजिट के दौरान कई सारे जियो इकोनॉमिक इश्यूज़ को डिस्कस किया जाएगा और वे AI, बायोटेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर्स, क्लीन एनर्जी तो इन क्षेत्रों में पॉसिबल कोलैबोरेशन के लिए इंडियन ऑफिशियल्स और भारत के बिजनेस लीडर्स के साथ मीटिंग भी कंडक्ट करेंगे। और इसी विजिट के दौरान वे चीन के ओवर कैपेसिटी के कंसर्न्स को भी एड्रेस करेंगे। इसके अलावा एक अपडेट यह है जिसमें रशियन न्यूज एजेंसी TASS की एक रिपोर्ट में रशिया के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर के हवाले से बताया गया है कि यूक्रेन के साथ कॉन्फ्लिक्ट में वेस्ट के एक्शंस के रिस्पॉन्स में जो रशिया है वो अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव कर सकता है। हालांकि ऑफिशियल्स की तरफ से एग्जैक्टली ये तो नहीं बताया गया कि ये बदलाव किस तरह के होंगे,
लेकिन आपको बता दें कि भी वर्तमान समय में रशिया की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसके मुताबिक कि अगर कोई भी दुश्मन उन पर न्यूक्लियर अटैक करता है तो इस तरह की स्थिति में रशिया भी न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है। और इतना ही नहीं बल्कि अगर कोई दुश्मन रशिया पर कन्वेंशनल अटैक भी करता है और उस अटैक से रशिया के एग्जिस्टेंस यानी कि उसके अस्तित्व पर खतरा है तो ऐसी स्थिति में भी रशिया न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अब रशियन ऑफिशियल्स का कहना कि वे अपने इस न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में कुछ और बदलाव कर सकते हैं और इस पर जो कार्य है वो अपनी एडवांस स्टेज में है, तो ये काफ़ी सारे प्रश्न खड़े करता है। पर फिलहाल अभी इस पर ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि एग्जैक्टली नहीं बताया गया कि ये बदलाव किस तरह के होंगे। अभी हाल ही में इंडियन आर्मी की सदर्न कमांड के अंडर आने वाली 12th कोर, जिसे कोणार्क कोर या फिर डेजर्ट कोर भी कहा जाता है, तो इन्होंने रन ऑफ कच्छ में मिशन ओरिएंटेड ट्रेनिंग को कंडक्ट किया था, जिसमें आर्मी के मैकेनाइज्ड फोर्सेस और स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल्स का इंटीग्रेशन देखने को मिला और आर्मी की कॉम्बैट रेडीनेस को बढ़ाने और सिनर्जी को इंप्रूव करने के उद्देश्य के साथ कुछ नए कॉन्सेप्ट को भी इस मिशन ट्रेनिंग के दौरान वैलिडेट किया गया है। और इस ट्रेनिंग से संबंधित जो पिक्चर्स शेयर की गई हैं तो उनमें आप इंडियन आर्मी के न्यूली इंडक्टेड एटॉर व्हीकल्स को भी देख सकते हैं और इन व्हीकल्स पर एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी हमने बनाई है, आप उसके माध्यम से जान सकते हैं कि इन व्हीकल्स की खास बात क्या है। इसके अलावा एक अपडेट यह है जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से रिपोर्ट जारी करके बताया गया है कि इंडियन नेवी दुश्मन ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए बेहद ही जल्द अपनी सर्विस में हाई एक्सप्लोजिव प्री फ्रैगमेंटेड शेल्स को इंडक्ट करेगी, जो कि नेवी की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को बढ़ाने में भी मददगार साबित होंगे। और इस रिपोर्ट के मुताबिक ये जो हाई एक्सप्लोजिव प्री फ्रैगमेंटेड शेल्स हैं तो ये 5 किलोमीटर की रेंज तक मल्टीपल ड्रोन्स को एंगेज करने में सक्षम है और इन शेल्स को AK-630 नेवल गन से इक्विप्ड शिप्स की मदद से फायर किया जा सकता है। फायर होने के बाद ये जो शेल हैं ये करीब 600 मेटल शार्पनर्स को प्रोड्यूस करते हैं और फिर उसके बाद ये शार्पनर्स 850 मीटर्स पर सेकंड की रफ्तार से ट्रैवल करते हुए अपने टारगेट को एंगेज करते हैं। और नेवी की जो अधिकतर फ्रंटलाइन वॉरशिप्स हैं, फिर चाहे वो INS विक्रांत या INS विक्रमादित्य जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो या फिर सभी तरह के डिस्ट्रॉयर्स, उन सभी में AK-630 गन सिस्टम इक्विप्ड है, यानी कि इन सभी वॉरशिप से इन शेल्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। और जिस तरह से हाल के समय में हमने अलग अलग मर्चेंट शिप्स पर ड्रोन्स के अटैक देखे थे, तो इन सभी इंसिडेंट से सबक लेते हुए इंडियन नेवी अपनी सर्विस में इन खास एंटी ड्रोन शेल्स को इंडक्ट कर रही है, जो कि नेवी के शिप्स में पहले से मौजूद एंटी ड्रोन सिस्टम्स को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। और इन एंटी ड्रोन शेल्स को DRDO लैबोरेटरी ने ही स्वदेशी तौर पर विकसित किया है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1965 के वॉर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए हवलदार देवी प्रकाश सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि 1965 वॉर की शुरुआत कब हुई थी? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, तो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और बाकी अगर आपको मिलिट्री से संबंधित और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी है तो आज ही डाउनलोड करें डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप। बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।